नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। शुरू करने के पहले मैं बताती हूँ कि मंडे टू फ्राइडे हमारी 5 दिन की द जर्नी शुरू हो रही है। ग्रुप में सब कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा। और आज हमारे साथ है डॉक्टर सुचिता बी मुखर्जी। ये इन्होंने बैचलर्स बताती हूँ। हाँ, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी किया है। इसके साथ ही योग में इन्होंने एमएससी किया है। आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर, वैदिक विलेज संजीवा स्पा, वैद्यनाथ कोलकाता में आयुर्वेदा कंसल्टेंट और योगा कंसल्टेंट के रूप में भी कार्यरत रही है। और आज ये हमारा मार्गदर्शन करने जा रही है। तो हम तालियों के साथ डॉक्टर सुचिता बी मुखर्जी का स्वागत करेंगे। वेलकम सुचिता जी। नमस्ते एंड थैंक यू ज्योति। इंट्रोडक्शन के लिए सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोग को भी नमस्ते। एंड इफ हम लोग क्या और वेट करेंगे या अभी स्टार्ट कर सकते हैं? आई डोंट नो। कुछ आप हेलो। बता सकते हैं आयुर्वेद के बारे में कि क्या है ये चीज, उसके बाद में आप इससे रिलेटेड कुछ बता दीजिएगा। अच्छा, सो इन जनरल आई थिंक हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं, जैसे ज्वाइन करेंगे और फिर उस हिसाब से हम और शेयर कर सकेंगे। सो ओके। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कि आयुर्वेदा और स्वास्थ्य और सौंदर्य या यौवन का कैसा बहुत गहरा संबंध है। तो आयुर्वेदा के 8 अंग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिसमें है काया चिकित्सा है, मतलब शारीरिक चिकित्सा है, मानसिक चिकित्सा है, गर्भिणी चिकित्सा मतलब प्रेगनेंसी केयर है, चाइल्ड केयर है जो पीडियाट्रिक्स है मॉडर्न में। तो ऐसे जो 8 ब्रांचेस है आयुर्वेदा के, तो उसमें यूथ को कैसे मेंटेन किया जाता है या फिर जरा अवस्था या ओल्ड एज को कैसे स्टॉप किया जाता है, इसके ऊपर एक पूरा एक ब्रांच है। तो यौवन शक्ति को कैसे बरकरार रख सकते हैं, और इसका यौवन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सौंदर्य। तो सौंदर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सौंदर्य बगैर कॉस्मेटिक्स के हम कैसे सौंदर्य अपनी यौवन शक्ति को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब अंदर से स्वास्थ्य रहता है या अंदर से स्वास्थ्य का एक रिफ्लेक्शन आता है, तो तभी इंसान ब्यूटीफुल या सुंदर दिखता है, या उसमें तेज ओज प्रभा भाई सबकी झलक मिलती है। तो आज का सेशन ज्योति और सभी के लिए मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अगर स्टार्ट करना होगा तो प्लीज स्लाइड्स शेयर करना शुरू कर दे ज्योति। ओके। मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है क्या? इज इट ऑडिबल? मुझे तो अच्छे से सुनाई दे रही है, लेकिन किसी ने अच्छा ये दिखाई दे रहा सुनाई है। दे रही है, सुनाई दे रही है। सब अपनी खिड़की दरवाजे खोल ले तो ऐसा लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं। थोड़ा सब मुस्कुराते हुए चेहरे हम भी देखते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये जी हुई ना नमस्ते। बात। तो मुझे कुछ करना है। आई थिंक एक टैब ओपन हो गया है तुम्हारा इसमें। ओके। हाँ, सिर्फ पीडीएफ का फाइल ओपन करना है। अच्छा, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ। हम्म। तो बेसिकली ये यौवन की शक्ति या इसको कैसे बरकरार रखे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया, यौवन क्यों इम्पोर्टेंट है और आयुर्वेदा और योग के माध्यम से इसे कैसे बरकरार रखे। तो आयुर्वेदा में जैसे मैंने कहा कि मोस्टली हम बाह्य चिकित्सा ही नहीं करते हैं, अभ्यंतर चिकित्सा या आंतरिक चिकित्सा के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आंतरिक चिकित्सा जैसे हम दवाइयों की माध्यम से या फिर जड़ी बूटियों के माध्यम से करते हैं, तो वो तो जनरली एक आयुर्वेदिक फिजिशियन या हम वैद्यों के साथ कंसल्टेशन के बाद ही किया जाता है कि किस प्रकृति के हिसाब से आपके शारीरिक क्या अवस्था है, उसके हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा।
तो इस कंडीशन में आज के लिए मैं मोस्टली बाह्य चिकित्सा या बाह्य कुछ योग है उनके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो ये अगले स्लाइड पे जाएंगे ज्योति, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली है ना? तो सबसे पहले, हाँ, स्किन। तो अगर त्वचा को देखें या जो हमारी ये त्वचा है, तो ये सबसे फर्स्ट दिखाई देता है अगर हम सामने के इंसान को या किसी पहली बार किसी से मिलते हैं या आलाप करते हैं, तो सबसे पहले उसके त्वचा के एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, त्वचा का जो कंडीशन है उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका हेल्थ कैसा है, कितनी सुंदर है, कितना अपना ख्याल रखते हैं, नहीं रखते। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्किन हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस है, हमारा पहला फील्डिंग है इन्फेक्शन डिजीज, इसको दूर रखने के लिए सबसे पहला हमारी त्वचा है। तो बेसिकली आयुर्वेदा में सबसे पहले त्वचा के ऊपर पहला जो पूरे दिन में करने के लिए जितने रूटीन्स है, दिनचर्या कहते हैं, उसमें सबसे पहला कहा है ऑयलिंग या तेल लगाना। तो ऑयलिंग जिसे कहते हैं, जो तेल लगा के शरीर के ऊपर मसाज करना, इसे अभ्यंग कहते हैं आयुर्वेदा में। तो इसमें कहा है कि अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब रोज अभ्यंग करे, जिससे क्या होता है, जरा श्रम वाता, मतलब वार्धक्य या बुढ़ापा या कमजोरी, ये देर से आती है। दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु, मतलब दृष्टि आंखों के लिए, आंखों के तेज को बढ़ाने के लिए, पुष्टि मतलब शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, और त्वचा को ब्यूटीफुल और लस्टर, मतलब त्वचा की आभा प्रभा को बनाए रखने के लिए ये ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये जो ऑयलिंग थेरेपी है, ये हम घर ही खुद कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ बेसिक ऑयल्स है, जैसे नारियल का तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है। आयुर्वेदा में कुछ और स्पेशलाइज्ड ऑयल्स भी हैं, जैसे कुमकुमादी तेल। तो जिन महिलाओं को फेस पे स्पॉट्स की तकलीफ रहती है, या डार्क स्पॉट्स रहता है, या रिंकल्स जल्दी आती है, तो चेहरे के लिए ये कुमकुमादी तेल जो सैफरन या केसर के इससे बनाया जाता है, तो वो ऑयल बहुत बेनिफिशियल है। तो ये ऑयलिंग जो है, ये पूरे शरीर पे कर सकते हैं, चेहरे पे कर सकते हैं, नित्य होता है, डेली बेसिस पे करना होता है, खुद के हाथ से ही खुद हम डेली अगर ऑयलिंग करते हैं, तो हमारी स्किन में जो प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी या डिजीज को फाइट करने की जो टेंडेंसी है, वो बहुत अच्छी तरह से बरकरार रहती है। तो स्किन की रखवाली करना, अगर आप रोज साबुन से स्किन को धोते हैं, तो उससे स्किन खराब हो जाती है, क्योंकि साबुन ये डिटर्जेंट बेस्ड है। कितना भी हर्बल सोप हो, उसमें थोड़ा ना थोड़ा डिटर्जेंट होता ही है, तो वो बेसिक उसका एक एसिड और बेस का एक रहता है संतुलन, उसमें वो बेस की तरफ जाता है, जिसमें वो स्किन को ज्यादा डैमेज करता है। तो ये जो सोप्स हैं, इनको आप अवॉइड करके घर ही अगर आप उपटन बनाएं, तो जैसे पहले ऑयलिंग कर लिया, स्नान के पहले थोड़ा तेल ले लिया, उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लिया। अगर ग्रीष्म ऋतु है, जैसे अगर गर्मी का मौसम है, तो उसमें ऑयल को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ले, या नारियल का तेल ले। अगर ठंडी के मौसम में आप सरसों का तेल ले। और सर्व सर्व ऋतुओं में, मैं सारे ऋतुओं में, सारे सीजन्स में तिल का तेल सबसे उत्तम है, तो तिल का तेल आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करके आप अपने शरीर पे अच्छी तरह से बैठ के स्नान करने के पहले इसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद, जब मसाज करने के बाद, खुद ही से खुद मसाज करने के बाद, जब वो तेला जो चिपचिपापन, काफी लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं लेकिन उसके बाद साबुन से धो देते हैं, तो उसमें पूरा जो तेल लगाने का फायदा है वो जीरो हो जाता है। इसके लिए आपको उपटन या घरगुती स्क्रब बनाने की बहुत जरूरत है। तो स्क्रब के लिए क्या यूज कर सकते हैं, मसूर दाल का पाउडर है, आप हरा मूंग जो है, जो ग्रीन मूंग दाल कहते हैं, जिसके ऊपर छिलका के सहित जो रहता है, उसको आप दरदरा पीस ले घर पे, दूध में भिगो के रखे रात को, या फिर ऐसे ही थोड़ा और महीन पीस ले। तो ये पीसा हुआ मूंग दाल बहुत अच्छी तरह से, जो अभ्यंगम या तेल लगाने के बाद का जो एक्स्ट्रा ऑयल है, उसको निकालने में बहुत इफेक्टिव रहता है। और मसूर दाल अगर यूज करते हैं, तो ये तो
स्किन के कलर को उज्ज्वलित करता है, मतलब वर्ण प्रसाद करता है, यानी स्किन के कलर को, हमारे स्किन के कलर के शेड्स को थोड़ा सा और उज्जवल करता है। मैंने ही सफेद की तरफ नहीं बोलूंगी या व्हाइट नहीं बोलूंगी, लेकिन थोड़ा उजाला आभा प्रभा लाता है। तो मसूर की दाल बहुत इफेक्टिव है स्किन के लिए। तो अगर आप अभ्यंगम कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो आपका एक्स्ट्रा तेल निकल जा रहा है। लेकिन अभ्यंगम जो मसाज का टेक्निक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तेल लिया, ऐसे लगाया, हाथ में लगाया, हाथ में यहाँ पे घस लिया, ऐसा नहीं होता है। आपके जो जोड़ है, जो जॉइंट्स है, उसके ऊपर राउंड तरह से करना है, हाथों पे अच्छी तरह से करना है। जो लॉन्ग बोन्स है, लंबी जो बोन्स है, जहाँ पे लंबे बोन्स है, वहां पे आपको एक ही दिशा में करना है। फिर से अगर इस जॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे फिर से आपको गोलाई से करना है। अगर कोई आपको करके दे सकता है अभ्यंगम, तो उसके बेनिफिट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे किसी के हाथ से, किसी विश्वस्त, किसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, ऐसे किसी असिस्टेंट के या किसी मस्यूज या फिर आपके जो घर में कोई है जिसके ऊपर आपका विश्वास है, तो उनसे अगर आप अभ्यंगम करा लेते हैं, जैसे बच्चों को माँ करा के देती है, तो उसमें जो भाव का है, जो इमोशंस का है, तो ये ज्योति बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगी कि भाव कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये योगा का बहुत इंपॉर्टेंट एक एसेंस है कि आपके किस भाव से आप वो कार्य कर रहे हैं। तो आप किस भाव से अगर आप खाना पका रहे हैं, आप किस भाव से खा रहे हैं, आप किस भाव से कुछ सुन रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आता है। तो अभ्यंगम में भी अगर आप किसी के हाथों से ये करा ले सकते हैं, तो इसका स्पेशली पीठ के ऊपर या चेहरे के ऊपर, तो इसमें रिलैक्सेशन होता है। ये रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यौवन बनाने के लिए। नींद से रिलैक्सेशन थोड़ा बहुत होता है, अच्छी कोई मूवी देख ली, किसी से गपशप कर लिया, उससे थोड़ा होता है। लेकिन रिलैक्सेशन जब अभ्यंगम का जो डीप रिलैक्सेशन होता है, मतलब आपके अंदर गए हुए तेल का और पेशियों के अंदर जो जो स्ट्रेस रहता है, उसको वो अभ्यंगम जब ब्रेक करता है, तो वो डीप ऑयल जब एकदम डीप जाता है, तब जाके उसका अपने हमारे यौवन शक्ति पे या डिजीज रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी के ऊपर फायदा दिखता है। तो ये सब तो हो गया, अभ्यंगम हो गया, अभी स्क्रबिंग कर लिया। तो स्किन को एक और बहुत इंपॉर्टेंट है तरीके से स्वास्थ्य और यौवन बनाए रखना, वो है स्वेटिंग, मतलब पसीना लाना, जिसे स्वेद कहते हैं। काफी ऐसे लोग रहते हैं जिनको पसीना नहीं आता, बहुत कुछ कर लेने के बाद भी बहुत हल्का सा थोड़ा सा पसीना आया, और कुछ लोग रहते हैं जिन्हें हमेशा बहुत ज्यादा पसीना आता रहता है। तो ये जो दो टोक है, ये थोड़े से एक्सट्रीम्स हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान जिनको गर्मी में थोड़ा पसीना आना, ठंडी में पसीना ना आना, तो उनके लिए बहुत जरूरी है अपना हेल्थ और स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए कि ये जरूर देखें कि आपके त्वचा से दिन में एक बार अच्छी तरह से थोड़ा बहुत पसीना निकलना चाहिए। अभी उसके दो टाइप्स है। एक तो है कि आप स्नान करते वक्त गुनगुना पानी या फिर अभ्यंगम, बॉडी पे ऑयल लगा लेने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी से स्नान करो, वो एक टाइप है। एक है अगर आप किसी के स्टीम बॉक्स में जाकर खुद का स्वेदन कर ले सको, वो एक और प्रकार है। और एक है कि आप धूप में जाकर बैठो, वो भी एक और प्रकार है। तो स्वेद के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन सबसे इजीएस्ट टाइप है घर घर के ही घर में करना, इस गुनगुना पानी से स्नान या फिर गर्म पानी से स्नान। तो ये करने से शरीर में जो आपका तेल गया है, जो स्क्रब से आपने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है, और आपके जो त्वचा में जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो थोड़ी सी खुल जाती है। पोर्स है, छोटे छोटे ना ऐसे होल्स है हमारे जिस त्वचा में, जिससे पसीना निकलता है या तेल, चिपचिपा सा तेल निकलता है, तो वो खुल जाते हैं। खुल जाने के माध्यम से जब वो पानी का जो लहर फिर उसके बाद आएगा, तो वो वॉश आउट हो जाता है, मतलब पानी भी अंदर जाता है, तेल भी अंदर जाता है। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्वचा को कैसे यंग या यूथफुल रखे। एक और है स्वेदन करने का माध्यम है एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज रेकमेंड नहीं करती हूँ, मैं योगा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि योगा से रिलैक्सेशन भी होता है, लेकिन शरीर में स्वेदन भी होता है। तो ये एक बहुत यूनिक प्रक्रिया है कि योगा के माध्यम से आप शरीर को रिलैक्स भी करते हैं, लेकिन आपके शरीर में स्वेद का भी स्वेद की भी उत्पत्ति होती है, जिससे आपकी त्वचा अच्छी रहती है, किडनीज अच्छे रहते हैं। तो किडनीज के लिए, किडनी के स्वास्थ्य के लिए स्वेदन होना बहुत जरूरी है। और स्वेद है सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम जिससे शरीर के वजन को हम लोग कंट्रोल रखें।
तो ये शरीर का जो वजन है, जब भारी हो जाता है शरीर, तब इजीली स्वेद नहीं आता, क्योंकि हमारा त्वचा जो है, हमारी त्वचा के नीचे एक चर्बी, मोटे चर्बी की परत जम जाती है। उसको पिघलाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि त्वचा अच्छी रहे। नहीं तो सेल्यूलाइट या डेड सेल्स, तो ये सेल्यूलाइट का जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से त्वचा जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं या लूज हो जाती है, तो ये है कि त्वचा के नीचे वाला जो चर्बी है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। तो उसको अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए सबसे पहले तो है कि मसाज कीजिए। जहां जहां पे ज्यादा फैट है वहां पे आप तेल के साथ मसाज कर सकती हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ जो स्क्रब का पाउडर है उसे अच्छी तरह से महीन तरह से पीस ले, आप ड्राई मसाज कीजिए। तो ड्राई मसाज वहां के चर्बी को पिघलाने में काफी इफेक्टिव है। काफी इसमें तो लवण यूज करते हैं, मतलब जो रॉक सॉल्ट है हमारा, जो दरदरा पीसा हुआ आयोडाइज्ड नमक नहीं, लेकिन जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, तो वो रॉक सॉल्ट आप लेकर, या खड़ा नमक जिसे कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा पीस लीजिए, उसको ऑयल के साथ या स्क्रब के साथ मिलाकर आप उसे घर्षण कीजिए। उसे उद्वर्तन कहते हैं आयुर्वेदा में। तो इन सारे तरीकों से स्किन के नीचे का जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको पिघलाने से, एक्स्ट्रा चर्बी पिघल जाने से स्वेद का बहुत इजीली स्किन से निकलना शुरू हो जाता है। तो जब वो स्किन से निकलना शुरू हो जाता है, तब उससे स्वेद के साथ एक तरह का चिपचिपा तेल रहता है जो त्वचा को सॉफ्ट रखता है, या फिर जो तेल बाहर से आप लगा रहे हो वो त्वचा में एब्जॉर्ब जल्दी होता है। तो इस तरह से स्किन के ऊपर काफी सारी चीजें की जा सकती है, लेकिन एक और लास्ट है कि आपके पित्त को बैलेंस करना। अब ये जो पित्त है, काफी जनों को पता है कि ये पित्त क्या है, ऐसे एसिडिटी होती है, जलन होता है। काफी जनों को जिन्हें थोड़ा सा और आयुर्वेदा के बारे में पता है, वो देख पित्त की वजह से आंखों की या बाल सफेद हो जाते हैं, या झुर्रियां ज्यादा पड़ती है। तो ये पित्त है जो शरीर के इस त्वचा को हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली त्वचा तो वात का स्थान है, इसलिए हम लोग ऑयल लगाते हैं ज्यादा उस पर, लेकिन त्वचा के सुकुमारता या मुलायमता या सॉफ्टनेस, लस्टर को मेंटेन करने के लिए पित्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना। अभी जिनका पित्त बढ़ जाता है किसी भी कारण की वजह से, जैसे मेनोपॉज के आसपास पित्त का बहुत प्रकोप होता है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है, कम ब्लीडिंग होता है, 40-45 के बाद पित्त का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, झुर्रियां पड़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ विमेन में होता है, ये पित्त मेन या पुरुषों में भी होता है। तो पुरुषों में ये ज्यादा तकलीफ देता है इन अ डिफरेंट फॉर्म, कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें जाता है। लेकिन विमेन में ये ज्यादा दिखता है, क्योंकि विमेन, अगर मेरा ब्लॉग अगर आप देखें ayolihealings पे, तो उसमें फेमिनिन वेलनेस या स्त्री शरीर के ऊपर एक बहुत डिटेल में मैंने बताया है। तो उसमें स्त्री का शरीर किस तरह से उष्ण है और उसे कैसे हम सेव करके रख सकते हैं, उसके ऊपर वो ब्लॉग है। तो उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से शरीर को उष्णता से सेव करें। ये स्त्री का शरीर बहुत उष्ण, गर्मी की वजह से, पित्त बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये पित्त को सबसे अच्छी तरह से अगर आप मेंटेन कर सके, वो है आंवला। आंवला के यूसेज से तो काफी जनों को आंवला भाता है, काफी जनों को नहीं भाता है। लेकिन अगर आंवला जूस है या आंवला पाउडर है, इसको आप सेवन कर सकते हो। हर सीजन में डिफरेंट तरह से आंवला यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आंवला बहुत बढ़िया है पित्त को कम कंट्रोल करके रखने के लिए। तो ये आंवला से क्या होता है, पित्त कंट्रोल होता है। हमारी त्वचा के नीचे एक जाली जैसा है, कोलेजन कहते हैं जिसे, तो ये कोलेजन को ये आंवला बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। तो ये कोलेजन मेंटेन होने की वजह से जो लूजनेस आ जाता है या ढीला पड़ जाता है स्किन, वो उसको कहीं ना कहीं अरेस्ट करता है। तो आंवला का बेसिक यही काम है कि कोलेजन, पित्त, इसके ऊपर काम करना। और सबसे ज्यादा जो रसायन या जो यौवन शक्ति को प्राप्त करने के लिए ना, च्यवनप्राश जो है, जो च्यवन ऋषि को यौवन शक्ति प्राप्त करा के दी थी, वो जो हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, उसके पीछे का तो स्टोरी वही है कि च्यवन ऋषि जो थे वो बहुत तीव्र तपस्या के बाद, बहुत वार्धक्य के कारण से बहुत बूढ़े हो गए थे, क्षीण हो गए थे, दीन हो गए थे। तो उनके ऊपर च्यवनप्राश का फॉर्मूला यूज किया गया था, जिसमें आंवला मेन कंटेंट है। तब जाके उन्होंने अपनी आयु, बल, वीर्य, ओज, कौमार्य सब प्राप्त कर लिया था। लेकिन तो उसमें आंवला का यही रीजन है कि आंवला बहुत इफेक्टिव है स्किन को मेंटेन करने के लिए। तभी स्किन के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया है।
अगला स्लाइड अगर दे सकते हैं तो इसके ऊपर वाला, यस। तो ये जो बालों का जो स्वास्थ्य है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्यों त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को पकड़ा है, क्योंकि त्वचा दिखाता है पित्त, मतलब आपके शरीर में खून कितना स्वस्थ है। खून अगर अच्छा है, ब्लड अगर अच्छे क्वालिटी का है, भाविका एक गिलास पानी पिलाना बेटा। तो ओ भाविका, अगर आपका, सॉरी, हाँ, तो अगर आपका खून अच्छे क्वालिटी का है तो आपकी त्वचा अच्छी क्वालिटी की है। तो खून के लिए आंवला या पित्त के ऊपर बहुत अच्छा आंवला का काम है। द्वितीय है बाल, मतलब केश। तो ये जो केश है ये बेसिकली दिखाता है आपके हड्डियों की मजबूती। तो जिनके बाल अच्छे क्वालिटी के हैं तो उनकी हड्डियों की भी मजबूती अच्छी रहती है, क्योंकि हड्डियों का मल रूप है केश। जैसे रक्त से थोड़ा सा त्वचा का एक पार्ट बनता है, खून से त्वचा बनती है, या फिर मांस धातु से त्वचा बनती है, तो हड्डियों से आपके बाल बनते हैं। तो बेसिकली ये जरूरी है कि हड्डियों का पोषण अच्छी तरह से होना, इसलिए बहुत सारे तरह की हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जिसे यूज करते हैं हम लोग, ताकि आपके बालों की पुष्टि हो। लेकिन सबसे प्रधान अस्थि धातु या हड्डियों की पुष्टि हो। तो बालों को हेल्दी कैसे रखें, तो पानी और स्वेद यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का किस तरह से आप यूज करते हो बालों को वॉश करने के लिए। काफी जन बहुत ठंडा पानी लेते हैं, काफी जन गुनगुना पानी लेते हैं, काफी जन रोज बाल धोते हैं। तो ये स्लाइड थोड़ा निकल गया, बट कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू रखती हूँ। ऊपर के टैब में है, दूसरा टैब है ऊपर की तरफ। नहीं, 10 मिनट दिखा रहा था मीटिंग, इसीलिए वो अपग्रेड किया तो ये ऐसे आ गया। आप थोड़ा बोलो, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। तो फिर हड्डियों को कैसे मजबूत रखें, तो ये हड्डियों का जो हिस्सा है, ये तो जब बुढ़ापा आ जाता है, तो सबसे बुढ़ापा तो नहीं, बुढ़ापा तो बहुत देर की बात है, अभी 30-35 के आसपास ही हड्डियों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। तो उसके साथ शुरू हो जाता है बालों का झड़ना। एक ही टाइम पे मोर और लेस हड्डियों का समस्या और बालों के झड़ने की समस्या एक साथ पैरेलली शुरू हो जाती है। तो इसके लिए स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी को जरूरी है तेल का मसाज करना। ये तेल का मसाज सिर्फ त्वचा के लिए नहीं, ये आपके हड्डियों को बहुत अच्छी तरह से पोषण देता है, क्योंकि जब आप उस तेल को मसाज करते हो और नित्य करते हो, ऐसा नहीं 15 दिन किया, 1 महीना किया तो हड्डियां मजबूत होगी, तो कम से कम आपको लगातार 6 महीने के लिए ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, ताकि आपके हड्डियों का स्वास्थ्य बना रखे। तो इस वजह से जब आप तेल का अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हो तो उसमें आपकी हड्डियां हेल्दी हो जाती है। और तेल के साथ जब आप बालों को भी तेल लगाते हो, जब बालों के अंदर आपका तेल की पहुंच रहती है, तो वहां के जो रूट है या फिर जड़ें हैं वो मजबूत होती है उस तेल से। तो अभी मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है कि बाल धोने के लिए क्या बेनिफिशियल है, तो उसमें आप आंवला, शिकाकाई, जेष्ठी मध, रीठा, इस सब का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन यूज करके आपके बालों में बाल धोने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है। तो ये इससे क्या होता है, कोई केमिकल ना होने की वजह से आपके बालों के जो जड़ें हैं वो मजबूत होती है, और त्वचा, जिस त्वचा के नीचे से जो बाल के जड़ों में से जो बाल निकल रहा है, उस त्वचा को हेल्दी रखने के लिए, पोषित रखने के लिए ये कॉम्बिनेशन काफी इफेक्टिव है। इससे बेहतर कॉम्बिनेशंस भी है, लेकिन सिंपल घर में बनाने के लिए, बालों को धोने के लिए ये कॉम्बिनेशन मैं काफी एडवाइस करती हूँ। इसके साथ और इम्पोर्टेंट है कि आपके खून की और आपके हड्डियों का स्वास्थ्य, तो वही इसमें मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये 2 चीजें अगर मेंटेन रखते हैं तो उसमें आपके यौवन और कौमार्य, इन दोनों को मेंटेन करने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो बोन एंड ब्लड, आजकल वो विटामिन बी डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बहुत सारी डेफिशिएंसी सुनने में आती है। तो इनको कैसे हम थोड़ा सा निकाले, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले के दिनों में तिल का सेवन बहुत होता था, सिसेमी सीड्स जिसे तिल कहते हैं, तो तिल का सेवन बहुत होता था। तो ये तिल का सेवन प्लीज आप सभी नित्य हिसाब से करते रहे, प्रेफरेबली काला तिल।
तो ये काला तिल में ज्यादा तेल का अंश रहता है, इसमें हड्डियों को पोषण करने के लिए ज्यादा क्षमता रहती है और खून का भी पोषण करता है। तो ये काला तिल जो है, इसके साथ गुड़ के साथ जो तिल गुड़ बनाते थे या इसका जो सेवन पहले किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिल है, गुड़ है, तो ये कुछ चीजें हैं। और एक और आप बना सकते हो बालों के लिए जो तेल बना सकते हो घर पे, मेथी का और एलोवेरा का एक तेल बना सकते हो। जिन लोगों को जनरल बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है सीवियर, लेकिन आप चाहते हो कि आपके बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आप नारियल के तेल में या तिल के तेल में एलोवेरा, जैसे कुमारी कहते हैं, तो एलोवेरा के लीव्स और भिगोया हुआ मेथी, सूखा मेथी नहीं डाले, आप मेथी को भिगो के रखे, हो सके तो उसका काढ़ा बना ले। उसके बाद ये एलोवेरा के साथ तेल मिला के आप एक एलोवेरा मेथी का तेल बनाएं और उसको आप बालों पे लगाएं। तो मेथी क्या करती है, मेथी अगर आप जब खाते हैं मेथी, तो ये हड्डियों को बहुत अच्छी तरह से पोषण करती है, खून का भी पोषण करती है। तो जब इसे बालों के भी तेल के माध्यम से बालों के ऊपर यूज करते हैं, तब ये हमारे बालों के या जो त्वचा है, हमारे सर की जो त्वचा है, उसमें से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके बालों को भी पोषण करती है। तो इसी तरह से बालों के स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस ये है कि हड्डियों का स्वास्थ्य ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सिर्फ त्वचा और बाल, काफी जन सोचते हैं कि सुंदर है, मतलब दिखने में गोरी है या फिर बहुत अच्छा स्किन है, लेकिन खून कैसा है, मतलब जरूर उनका खून अच्छे क्वालिटी का होगा। अगर बाल घने हैं, स्ट्रॉन्ग है, मतलब जरूर उनकी हड्डियों की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है इनको जांचना कि सौंदर्य या यौवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्लाइड प्लीज ज्योति। हाँ, अगर ये मीटिंग का मैंने नया आईडी डाल दिया है सुचिता जी, आपको भी सेंड कर दिया। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये ओवर होने तो वाला अभी है। उसमें लॉग इन करेंगे। जर्नी में भी डाल दिया मैंने, जर्नी में भी डाल दिया है। यही वाली है ना नेक्स्ट स्लाइड? हाँ 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 अरे ये ऊपर नीचे हो रही है। हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं। तो अभी अभी मोस्टली तो अभी क्या दूसरे मीटिंग में जाना पड़ेगा, इसी में खत्म कर देते हैं जो जितना, पार्टिसिपेंट्स हैं हाँ उनके साथ। अगर, हाँ ठीक है। हाँ, कितना टाइम अगर है अब हमारे पार्टिसिपेंट्स पास? को कुछ पूछना है तो वो फिर पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट आईडी मैंने डाल दिया द जर्नी में, और आपको भी मैंने सेंड कर दिया है पर्सनली। तो इसमें अभी 4 हाँ, मिनट दिख इसमें तो रहा है। मोस्टली मैंने जो बोलना है वो हो गया है। फिर भी तो इसमें मोस्टली जनरल, ठीक है, हम इसको स्किप करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो, किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई सवाल है किसी के मन में, कुछ पूछना है? आपने इतना अच्छा बताया, तेल लगाने का, ऑयल मसाज करने की इतनी अच्छी टेक्निक हमारे साथ शेयर की। किसी को कुछ पूछना है उसके विषय में तो आप डॉक्टर सुचिता जी से पूछ सकते हैं। मैम मेरे अच्छा बाल सुचिता, बहुत ज्यादा है, सफेद भी है। हाँ बताइए, कहिए। मैम मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और सफेद। थोड़ा सा सुचित डिस्टरबेंस आ रहा है नेटवर्क में। हाँ, हेलो साक्षी जी। ये मीटिंग 2 मिनट बाद स्टॉप हो जाएगी, तो हम क्या करें, नई मीटिंग में आ जाए? हाँ सुचिता जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है थोड़ा और जानने के लिए, तो फिर आप नई मीटिंग में हाँ, लॉग इन कर क्योंकि सकते लोग हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, अपने कुछ उनकी क्यूरीज है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम ठीक है फिर ठीक से है। रिज्वाइन कर लेते हैं। ओके हम्म। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ओके। एक बार है ना, आप सभी द जर्नी में मैंने लिंक सेंड कर दिया है, तो आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज। मैं एक बार इसको स्टॉप एंड करती हूँ और फिर से रिज्वाइन करते हैं। ठीक है सुचिता जी। ओके ओके, अगले इसमें मिलते हैं। हाँ, अभी तुरंत करते हैं। वो लिंक मैंने सेंड किया है ना, आप सब उसी में एक बार ज्वाइन कर ले। द जर्नी में आप सभी हैं तो उसमें आप ज्वाइन कर ले, द जर्नी में।
पहले सुचिता जी, ये आप पहले इसे हाँ कंप्लीट कर क्वेश्चन आंसर्स आप लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर स्टार्ट कर दे? ओके, हाँ, देख चेक कर लेती हाँ हूँ। हाँ है, ठीक है। हम्म, तो मैं थोड़ा सा और वक्त सिर्फ लूंगी आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए कि सबसे प्रधान जो तीन तीन उपस्तंभ है। ज्योति जी, आप थोड़ा सा स्क्रीन को एनहेंस कर सकते हैं तो फिर फुल स्क्रीन कर सकते हैं तो फिर दिखेगा सभी को, ऐसी कोई बात नहीं। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो ये हमारे एज पर आयुर्वेदा ये हमारे तीन उपस्तंभ है, मतलब जो हमारे शरीर को या हमारे स्वास्थ्य को धारण करके रखते हैं। तो सबसे पहला है आहार। तो ये आहार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से हमारा शरीर बनता है, बिगड़ता भी इसी से है। तो ये आहार के ऊपर सबसे मोस्टली जो श्रेष्ठ आहार कहा है उसमें मूंग का बहुत इम्पोर्टेंट ये आया है। तो मूंग जो दाल है छिलके के साथ या फिर बगैर छिलके का, तो ये हमारे अग्नि को, मतलब शरीर में जो पाचक अग्नि है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखती है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं, उसे उज्ज्वलित करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए मूंग का बहुत श्रेष्ठ ये है। जैसे हम आयुर्वेदा में जब पंचकर्म करते हैं, जिन्हें थोड़ा सा पता है, तो ये पंचकर्म है शरीर को अंदर से क्लेंजिंग करना या साफ करने का जो उपाय है। तो ये 5 कर्म रहते हैं, तो उसमें मूंग और चावल इसी का ज्यादा प्राधान्य है। जब अग्नि को वही प्रज्वलित करना पड़ता है, तो ये मूंग और चावल का जो सेवन है, इससे ये हल्का है, लघु है, सुपाच्य है, तो इसके इसके सेवन से शरीर में काफी एनर्जी भी मिलती है और ये आपका परिपोषण भी अच्छी तरह से करता है। उसके साथ है जो यव कहते हैं, जिसे बार्ली कहते हैं, तो ये यव बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हल्का है, सुपाच्य है, लेकिन इसका एक और है कि ये आपके शरीर में खून के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो बाकी साथ आहार में आप अगर घी का सेवन करते हो, तिल का है, गुड़ का है, ये सारी चीजें आपके त्वचा और आपके केश, इनके ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि ये आपके खून के ऊपर और आपके हड्डियों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो घी और तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बहुत पुष्टिकर है। तो ट्रेडिशनली जो हमारे दादा दादी, नाना नानी के घरों में तो ऐसे भी खाना के साथ तो घी डलता ही था। आजकल सारे वेट हो गए, चर्बी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से इस गलत फहमी की वजह से काफी जन घी खाना भूल गए या घी बनाना भूल गए। लेकिन घी बहुत जरूरी है आपके शरीर के हड्डियों में, जो दो हड्डियों के बीच में जो जेल रहता है, जिसकी वजह से हड्डियों का ठीक से परिपोषण भी होता है और अपनी जगह पे वो ठीक रहती है, एक दूजे के ऊपर वो दबती नहीं है, वो भी एक तरह का घी है। तो ये घी से हड्डियों का पोषण होता है, इसकी वजह से ये घी से बालों का भी पोषण होता है। तो ये खजूर है, द्राक्षा है, या जिसे अंगूर कहते हैं, या नारियल है, ये सारी चीज आहार द्रव्य में आते हैं, जिन्हें श्रेष्ठ बताया गया है, जिसके सेवन से शरीर में स्वास्थ्य, आयु, बल, वर्ण, पुष्टि, इन सब का अच्छी तरह से विकास होता है। द्वितीय है निद्रा, मतलब नींद। अभी हमेशा काफी जन तो रात को मोबाइल लेकर ही सोते सोते सर के ऊपर मोबाइल गिर जाता है, तभी सोचते हैं अच्छा चल अभी मोबाइल बंद करें। तो इसकी वजह से कैसा होता है, हो सकता है आप सो रहे हो सकता है आप 6 से 8 घंटा नींद लेते हो, लेकिन आपके उस नींद से शरीर में जो रिलैक्सेशन होना है, या शरीर के बैटरी को जो रिचार्ज करने की वजह से हम लोग नींद लेते हैं, तो वो रिचार्ज अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप सो रहे हो तो आप सोने के पहले कम से
कम 1 घंटा पहले सारे टीवी, मोबाइल वगैरह सब ऑफ कर दें। अगर सुनना है तो कुछ गाना सुन सकते हैं धीमे आवाज में, या फिर कुछ वाचन कर सकते, या कुछ पढ़ सकते हैं। तो वाचन करने से थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है, तो रिलैक्सिंग चीजें करने से नींद अच्छी आती है। तो ये जब नींद अच्छी आती है तो हमारे शरीर के जो सारे साइकिल्स हैं, जितने भी हमारी हार्मोन्स है, हमारे एंजाइम्स है, पचन क्रिया है, ये नींद के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। और अच्छी नींद लेने से शरीर में जो आपकी ओज है, तेज है, प्रभा है, इसकी वृद्धि होती है। तो ये गहरी नींद जिसमें डिस्टरबेंस ना हो, खराब सपने आना, ये सारी अगर नहीं होती है तो आपकी मतलब निद्रा अच्छी है। और तृतीय है ब्रह्मचर्य। हेलो, हाँ, कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो तृतीय है ब्रह्मचर्य। अभी ब्रह्मचर्य है, काफी जन सोचते हैं कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना। ये तो एक तरह है, एक तरह का है, लेकिन जो क्रोध है या आक्रोश है या जेलसी है या किसी के ऊपर ईर्ष्या करना, या ये सारी जो चीजें हैं, इससे हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जीज आ जाती है, काफी पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो मोस्टली ये जो क्रोध, राग, द्रोह, ये सारे जो नेगेटिव फीलिंग्स है, इन सबसे पित्त की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पित्त की वृद्धि ज्यादा हो जाने से आपके शरीर में वार्धक्य क्यों आएगा जल्दी? क्योंकि पित्त की वृद्धि हो जाने से खून गर्म हो जाएगा। खून गर्म हो जाएगा तो आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे, जहाँ पे खून का ज्यादा संचार है, वहां पे रोग जल्दी ग्रस्त कर लेगा। तो खून को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादा अभी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये भी बहुत आयुर्वेदा ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि कितना जो जिनका संसार है, संसार का एक ये पॉइंट है सेक्सुअल एक्टिविटी, जो अच्छा अगली पीढ़ी अच्छी बने, इसके लिए ये यूज करना होता है। तो इसका किस प्रकार से, कितने मात्रा में यूज करें, कौन से सीजन में यूज करें, तो ये आजकल का जो जनरेशन है वो काफी मिसगाइडेड है, गलत चीजों में बहुत जल्दी जा रहा है। तो इन सब की वजह से यौवन टिका नहीं पा रहे हैं। तो यौवन इसलिए टिका नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी रोग या डिजीज या इलनेस, मानसिक रोग ज्यादा शरीर में आते हुए, शरीर मन दोनों को ग्रस्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम जब पेशेंट्स को देखते हैं, मोस्टली ये सारे कंप्लेंट्स ही रहते हैं कि उनमें ये राग, क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़ाहट, सेक्सुअल एक्टिविटी या ऐसे कुछ असंतुलित व्यवहार, ये बहुत दिखाई देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सब दबा दे। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे आज किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा सिर्फ गौर करें कि क्यों आ रहा है, इससे हम थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, इतना ही बहुत जरूरी है कि गौर करना, अवेयरनेस लाना। तो मोस्टली स्वास्थ्य के ऊपर मुझे आज इतना ही बोलना था। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया क्योंकि आयुर्वेदा और योगा के बारे में बोलना शुरू कर देती हूँ तो काफी कुछ मुझे शेयर करना होता है। बट मैं थोड़ा सा मेरे वेबसाइट के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि ये स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ताकि हम गोलियों के ऊपर या पिल्स या दवाइयों के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ज्योति, इसके ऊपर अगर हम ज्यादा ना निर्भर रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम ऐसा ऐसा कुछ करें। ऐसे कुछ आयुर्वेदा के कुछ नियम है, कुछ योगा के कुछ नियम है, और कुछ दिनचर्या, ऋतुचर्या के कुछ नियम है जिसे फॉलो करें। तो ये मेरा जो वेबसाइट है ayolihealings.com, इसके ऊपर मेरा यही रीजन था ये वेबसाइट लॉन्च करने का, कि बगैर दवाइयों के ऊपर निर्भर करके हम कैसे आयुर्वेदा, योगा और दिनचर्या, ऋतुचर्या, रसायन, मानसिक रसायन, दैनिक रसायन के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम अपने शरीर के वजन को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमारा नया एक लॉन्च प्रोजेक्ट है आयुर्फिट, जो वेट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं पूरे 3 महीने से 3 महीने में आप लोगों के साथ जो एनरोल कर रहे हैं उनके साथ कैसे वजन घटाना है, कैसे उसे मेंटेन करना है, आपके आहार विहार, इसके ऊपर कैसे गौर करके आपके वजन को मेंटेन करके रखना है। ये एक 3 मंथ का पैकेज हमने लॉन्च किया है। अगर आप चाहें तो आप आयोली हीलिंग्स के वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे ये आयुर्फिट के बारे में। और आशा करती हूँ कि आप सभी को कुछ मैं आज नया कुछ बता पाई हूँ जो आप यूज कर पाए अपने हेल्थ और अपने स्वास्थ्य, अपने
हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये पैंडेमिक के सिचुएशन में काफी, अगर शरीर तो भी ठीक है लेकिन मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके दोनों के ऊपर अगर हम थोड़ा गौर करें तो सबका जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ और वेलनेस एक साथ हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर ज्योति आप ये करो तो फिर वी कैन गो टू हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर कुछ आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी। यस मैम, मुझे पूछना है। हाँ, पूछिए। मैम मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? वेट नहीं बढ़ रहा है? आप बस यस मैम। अच्छा, साक्षी जी बात कर रहे हैं? मैम तन्वी। अच्छा तन्वी जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 17 ईयर है। 17 ईयर्स है। आपका हाइट कितना है 5.1। और वेट कितना है अभी? अभी आई थिंक 45 है। अच्छा, तो देखिए काफी ऐसा रहता है कि काफी लड़कियां वजन बढ़ाना चाहती हैं, तो एक तो रहता है कि खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होता है कि आपका ब्लड का क्वालिटी कैसा है। तो अगर आपका पचन अच्छी तरह से है, अगर आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको भूख टाइम पे लग रही है और आप अच्छा पोषण युक्त खाना खा रहे हैं, तो आपके वेट को जितना बढ़ना है वो बढ़ेगा। कई जनों को रहता है कि जिन्हें माता पिता दोनों ही थोड़े अच्छे स्लिम ट्रिम फिगर वाले हैं, उनके बच्चों में भी बहुत जल्दी इस उम्र में वेट नहीं बढ़ती, 30 के बाद जल्दी वेट बढ़ने लगता है। तो अगर आप वेट बढ़ाना चाहती हो तो मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा खजूर, घी, इसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर करें, थोड़ा सा योगा करें, ताकि जितना शरीर को जरूरी है उतना आपका वेट और हड्डियों का, वेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हड्डियों की और खून की एनर्जी, क्या कहे, क्वालिटी। तो वो क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तन्वी जी, मैं यही एडवाइस, फिर भी अगर आप वेट बढ़ाना चाहती हैं तो ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे वेट बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसल्टेशन किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली देखा है लेडीज में खजूर, घी, तिल, इसका सेवन करने से, पायस जो खीर जो बनता है, या उड़द की दाल, इससे भी वेट काफी अच्छा बढ़ता है। तो अगर उड़द की दाल का थोड़ा सेवन कर सकते हैं दिन में, रात को नहीं, उड़द की दाल का बनाया जैसे मेदू वड़ा वगैरह रहता है, या नारियल का जो रहता है, इससे भी वजन बढ़ता है। अभ्यंगम जो बॉडी मसाज करता है, ऑयल मसाज करने से भी वेट बढ़ता है। तो ये टेक्निक्स आप यूज करके देख सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम, हाँ मैं बोल नमस्ते, रही हूँ। हाँ नमस्ते, नमस्ते। कहिए। नमस्ते। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे खांसी है, दिन में खांसी नहीं आ रही है, पर हाँ, रात में मेरे को खांसी उठती है आधी एक घंटा के लिए, फिर बंद हो अच्छा, जाती है। उसके लिए मैं क्या करूँ? वो पेट की गर्मी से होता है माता जी, तो आपको पेट की गर्मी को थोड़ा सा कम करना है। तो ऐसे तो मेरा मैंने आपको ठीक से जांच नहीं किया है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, इस पेट को खांसी के लिए हम काफी सारे गरम गरम चीजें लेते हैं ना, अदरक, काली हाँ, मिरी या ऐसा कुछ चीजें, तो वो सारी बंद करनी है। तो आप सिर्फ लौंग जो है, लौंग जो रहता है ना, उसको दिन भर मुंह में रखिएगा, 2 से 3 लौंग रखिएगा। और आपको ज्येष्ठ मध का पता है, यष्टि मधु, उसकी लकड़ियां मिलती है, क्या कहते हैं हिंदी में ज्येष्ठ मध को, क्या कहते हैं ज्योति? ठीक। हाँ मुलेठी, हाँ। माता जी, आपको मुलेठी के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है, मंगाया भी था हाँ, तो ये रामदेव बाबा मुलेठी से। आपके खांसी का रामबाण उपाय है, क्योंकि ये मुलेठी पेट को ठंडा करता है, लेकिन ये जो सूखी खांसी है जो रात को आती है, उसको कम करने में बहुत अच्छी वो तरह से काम सूखी करता नहीं है। है, उसके साथ वो भी आता है, बलगम कफ भी भी आता निकलता है। है थोड़ा बहुत, हाँ। तो वो हम्म। वो थोड़ा सा एसिड की वजह से ही होता है। तो एक काम करना है कि आपको थोड़ा जल्दी खाना खा लेना है, 8 बजे के आसपास। उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है, ताकि जो आपने खाया है उसका एसिड ऊपर की तरफ ना आए। फिर आपको फिर से, मतलब खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद ही आपको सोने जाना है। और फिर भी खांसी का तकलीफ रहे तो आपको दिन भर में ये मुलेठी का जो पाउडर है, इसका आप काढ़ा बना सकते हैं, या आप इसको सिर्फ प्लेन पानी के साथ घोल करके ले सकते हैं। बेस्ट है काढ़ा बनाना या फिर शहद के साथ लेना। तो अगर आप आपको डायबिटीज या शुगर का प्रॉब्लम नहीं है
तो आप मुलेठी को शहद के साथ आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है ये सारे उपयोग करने के बाद, तो आपको फिर से किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही इसकी चिकित्सा करानी चाहिए। अच्छा, मैं ना पारिजात के पत्ते का काढ़ा पीते हूँ, सही है? हाँ, किसका? वो वासा? पारिजात का जो पत्ता आता है ना, पारिजात का पत्ता जो है वो बुखार के ऊपर बहुत शिवलिंग, अच्छा है। शिवलिंग, हाँ, हाँ, शिवलिंग वो पत्ता। वो बुखार के ऊपर अच्छा है। लेकिन खांसी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो इसमें जो बासा रहता है, जिसे बाशोक पाता कहते हैं बंगाली में, हिंदी में भी वासा ही वासक कहते हैं, तो उस पत्ते का काढ़ा काफी फायदा करता है। लेकिन बलगम वाले कफ में या फिर रात को जो कफ आती है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मुलेठी का प्रयोग करना पड़ेगा। मुलेठी का तो करती हूँ। आप करते रहिए, थोड़ा सा एसिड के लिए होता है, तो वो धीरे धीरे एसिड, अगर गैस आपका कम हो जाता है, पेट सफा होता है, क्योंकि मुलेठी लेने से पेट सफा होता है। पेट सफा होता है तो गैस नीचे से निकल जाता है, तो फिर ऊपर नहीं चढ़ता तो आपकी खांसी नहीं आती है। ऐसा उसका साइकिल है। थैंक यू, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत थैंक अच्छे यू, लग रहे आपने हो। सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। साक्षी जी पूछ नमस्ते। रही थी सुचिता जी कि उनके जो हेयर है वो बहुत वाइट हो रहे हैं, तो उनकी केयर कैसे करें? वो है अच्छा, अभी? तो हाँ, आई थिंक चैट बॉक्स में भी था कि बाल अगर सफेद हैं किसी के, तो हाँ, सफेद बालों पे वही मैंने कहा, बालों में भी पित्त का प्रकोप होता है, तो फिर वहां पे आंवला का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आंवला ही बेसिकली पित्त को कंट्रोल करता है। तो अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग या बहुत ज्यादा बाल सफेद हो रहे हैं, तो आप अंदर से मतलब आंवला का सेवन मतलब अंदर ले सकती है, खा सकते हैं या पी सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, अभ्यंतर सेवन करते जा सकते हैं, और बाहर से आप भृंगराज का सेवन कर सकते हैं, जैसे नीली भृंगादी तेल है, तो ये बहुत इफेक्टिव है जिनको बालों में सफेद होने का, जल्दी सफेद हो जाने का प्रॉब्लम, तो नीली भृंगादी तेल का सेवन कर सकते हैं। तो ये एक दो टेक्निक्स है, या फिर आपको थोड़ा सा कंसल्टेशन लेके उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। और किसी की कोई साक्षी जी प्रश्न नहीं है है? मोस्टली? नहीं है। है क्या? ओके ओके हाँ मैम हाँ। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे वेट कम करना है। तो वेट कम कराने के लिए तो इसीलिए मैं आज आई हूँ आप सभी के सामने। अगर आप चाहो आयुर्वेदा के योगा के माध्यम से वजन कम करना, तो सबसे पहले तो आपको ये खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे करना है 3 महीने के लिए। ये पैकेज है डॉक्टर सुचिता का, आयोले हीलिंग्स का। तो ये अगर वेट मैनेजमेंट पैकेज में आप आते हो, तो हर हफ्ते आपको योगा के सीक्वेंसेस भेजे जाएंगे, हर हफ्ते आपको एक डायटरी पैटर्न भेजा जाएगा, मेरे साथ हर 15 दिन आपकी बातचीत होगी, जिससे मैं देखूंगी आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके क्या तकलीफ है नहीं है, आपकी शरीर की प्रकृति क्या है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो उस हिसाब से 3 महीने के इसमें आप खुद से खुद ही भविष्य के लिए भी अपना वजन कैसे संतुलित रख सकते हो, ये पैकेज उसी के लिए है। तो अगर आपको वजन कम करना है तो आप ज्योति जी से भी बात कर सकती हो, या फिर आयोली हीलिंग्स पे भी जा सकती हो। तो ये उपाय है आपके पास। ओके मैम। ओके। किसी ने भी हैंड रेस किया था, वो पूछ सकते हैं अपना सवाल। आप और कोई है जिन्हें पूछना है आप कुछ सुचिता जी से? और कोई तो हैंडल्स दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को कुछ पूछना है डॉक्टर सुचिता से? हेलो मैम। यस। हेलो। हेलो मैम, जैसे अभी नमा जी ने बताया था कि
को भी जैसे खांसी की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी मुझे भी है, लेकिन वो ना केवल सर्दियों में ही होती है मुझे, वो भी रात को। हाँ, तो सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है क्योंकि बाहर ठंड ज्यादा रहती है तो पेट गर्म हो जाता है। तो इसीलिए सर्दियों में नारियल का सेवन थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे नारियल का पानी पीना, ऐसे ट्रेडिशनली बंगालीज में भी अदरवाइज भी नारियल का पानी वगैरह पीना, ये थोड़ा सा पेट के गर्मी को ठंडा करने के लिए सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बाहर हम लोग क्या करते हैं सर्दियों के में बहुत तीखा मिर्चा बहुत कुछ खाते हैं ताकि ना गर्मी रहे शरीर में, लेकिन ऑलरेडी बाहर की ठंडी की वजह से हमारा अग्नि अंदर ही ना सिकुड़ जाता है, तो अंदर ही वो बढ़ता रहता है, तो पेट में गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, खांसी का प्रॉब्लम। तो मोस्टली खांसी सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं होता है, ज्यादातर जो तकलीफ देने वाली खांसी रहती है वो पित्त की वजह से होता है, जो पेट गर्म की वजह से होता है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ये ऐसे ही जनरल इससे नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं, थोड़ा सा आंवला जूस का सेवन करते हैं, तो इससे पित्त या पेट की गर्मी काफी कंट्रोल में रह सकती है। तो उससे आपको इस तरह के जो सीजनल चेंजेस की वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, एलर्जीज है, तो ये इसमें काफी फायदा मिलता है। लेकिन ऐसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। बेटर है अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं किसी डॉक्टर से, तो उससे आपका ज्यादा पिन पॉइंट हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। ओके, और मैम जैसे मेरा बचपन से ना निमोनिया बिगड़ा हुआ है, तो कहीं उसकी वजह से भी तो नहीं हो सकता? हाँ, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको अगर बचपन में निमोनिया हो चुका है, मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो एक जगह बना लेता है। हर डिजीज या रोग रहता है कि वो एक बार शरीर में आ जाता है ना, तो अपनी जगह बना लेता है, वो काफी साल छुपा रहता है, उसके बाद फिर से आ जाता है। तो वो रोग को वो जगह से थोड़ा सा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका क्रॉनिक कुछ ऐसा कंडीशन है, तो मैं एडवाइस करूंगी आप जरूर योगा करें। और कुछ ऐसे नियम है जो सीजन चेंज होने के पहले हम एडवाइस करते हैं, उन नियमों का आप थोड़ा सा पालन करें। लेकिन वो नियम तो ऐसे मैं बगैर आपको देखे या आपसे बात बगैर किए मैं नहीं बता पाऊंगी। तो इसका इसका है सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको योगा करना बहुत जरूरी है, ताकि वो शरीर की प्रक्रिया से, योग प्रक्रिया से शरीर का जो मैल है या फिर वो जो जहाँ पे रोग ने जगह बना ली है, उसको कमजोर करके हम निकाल सके दवाइयों के माध्यम से। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है तो आप डॉक्टर सुचिता जी से पूछ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे आयुली हीलिंग्स पे काफी ऐसे ब्लॉग्स हैं, किस जड़ी बूटी के ऊपर या फिर कुछ कोरोना के ऊपर, कोरोना के पैंडेमिक के ऊपर कुछ कुछ दवाइयाँ हैं, या फिर जनरल सर्दी खांसी या इम्यूनिटी बूस्टिंग के ऊपर। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके मन में संकोच है यहाँ पे पूछे या नहीं, तो मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, उसके ब्लॉग पेज पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं और मैं शेयर और करती रहती हूँ, ताकि जनरल लोगों को इतना जानकारी मिलता रहे कि आयुर्वेदा के माध्यम से हम कैसे बहुत अच्छी तरह से, आयुर्वेदा और योगा के माध्यम से हम कैसे हेल्थ बनाए रख सकते हैं। मैम ज्योति जी पिंपल्स तो के है बारे ही में बोलिए सपोर्ट ना। के लिए। हाँ जी, कहिए। नमस्ते। पिंपल्स होता है ना हाँ हाँ यंग हाँ एज में, हाँ, हाँ उसके बारे उसके में ऊपर बताइए ना मैम। पिंपल्स देखिए अभी दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो पिंपल होना जब शुरू होता है तो उसके डर से काफी कुछ लगाना शुरू कर देती है लड़कियां। एक और होता है वो गलत है। जो हीट, वो शरीर से एक हीट निकलने का माध्यम रहता है, कुछ जेनेटिक रहता है, कुछ गलत खान पान की वजह से होता है। पेट साफ ना होना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, काफी सारा इसमें पेट साफ अच्छी तरह से ना होना, एसिडिटी होना, ये एक है। एक और है कि एक्सरसाइज ना होना, या जिन्हें पिंपल्स तकलीफ होती है मोस्टली उनका पीरियड्स का टाइम आ गया होता है। तो अगर पीरियड्स का टाइम आ गया है और पीरियड्स का क्लेंजिंग ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो है कि पीरियड्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है शरीर में फेमिनिन हेल्थ मेंटेन करने के लिए, वो भी मेरे ब्लॉग में है। तो ये पीरियड्स का जो तकलीफ है, अगर ठीक से क्लीन नहीं होता या फिर टाइम पे नहीं आता, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये पिंपल्स बेसिकली दिखाता है, ये जो चेहरे के जो ये पार्ट है, ये मांस धातु से बने हैं, मतलब दिखाते हैं हमारे लिवर की
हेल्थ कैसी है ये हमारे इस एरिया पे दिखाता है। तो मोस्टली जब पिंपल्स आते हैं तो दिखाता है कि लिवर में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लिवर के ऊपर थोड़ा सा कूलिंग चिकित्सा, पेट साफ कराने की चिकित्सा, थोड़ा सा बाह्य कुछ हल्का लगाना, लेकिन इट इज थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें अगर बहुत सीवियर एक्ने वल्गैरिस जैसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो और सीवियर मेडिसिन लेनी पड़ती है। जनरल अगर पिंपल्स के कुछ रैशेस निकलना, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये तकलीफ क्या है, बॉडी कैसा है, प्रकृति क्या है, ये सब देख के ही बता सकते हैं। लेकिन प्लीज अगर किसी को एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, प्लीज उसे कुरेदे नहीं, प्लीज उसके ऊपर कुछ कॉस्मेटिक्स बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से पिंपल्स के प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो कोई भी पाउडर, क्रीम, कुछ नहीं यूज करना है। तो अलग तरह के उपटन रहते हैं, या मसूर की दाल, आप घर पे भी मसूर की दाल जनरल आप यूज कर सकते हो फेस वॉश करने के लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ड्राई कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा ताक से या फिर गुलाब के जल के साथ यूज कर सकते हो। का जो प्रॉब्लम है उसमें बाहर से प्लीज कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाएं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉपर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। मैम आपका यूट्यूब चैनल भी है? आई एम सॉरी, आपका यूट्यूब चैनल भी है? यूट्यूब चैनल एक है, डॉक्टर सुचिता बी मुखर्जी, उसके ऊपर एक हाथ वीडियोस हैं। मोस्टली तो मेरे सारे वेबसाइट पे ही है, iolihealings.com। तो आप उसके ऊपर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स में भी कुछ आई थिंक 1-2 वीडियोस है, मुझे इतना गौर नहीं है। एक हाथ वीडियोस है। मोस्टली तो अभी आयुर्फिट का जो है उसका भी यूट्यूब पे है, तो कोशिश कर रहे हैं। और अपने इस सेशन को तो डालेंगे ही यूट्यूब पे, शक्ति योगा बाई ज्योति में। हाँ, ये सेशन अपना जाएगा। ज्योति जी का साथ है, तो ज्योति जी का साथ है, ज्योति का सपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत योगा के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, बहुत एक्टिव है, बहुत इच्छुक है कि लोगों को हेल्प करे। तो ये तो ज्योति बहुत अच्छा काम करती है योगा के साथ। और ये जो हमने आज ऑर्गेनाइज किया, ये इनके लिए ही किया है कि वे इनको किसी न किसी तरह से सही तरीके से हम स्वास्थ्य की जानकारी दे सके, कि वो किस तरह से प्रकृति से जुड़कर अपने आप को सही रख सके हर तरह से। किसी को और कुछ पूछना है डॉक्टर सुचिता जी से? मुझे लगता है सुचिता जी सबके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बट काफी अच्छा सेशन था, काफी जनों ने क्वेश्चंस पूछे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इतने अच्छी तरह से आप सभी ने सुना, मुझे जो थोड़ा सा बहुत कुछ बोलना था, तो आशा करती हूँ कि आप ऐसे ज्योति जी और ऐसे गेट टुगेदर्स प्लान करती रहे और हमारा ये वार्तालाप चलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और आज सबसे अच्छा ये लगा कि ऑयल लगाने की सही विधि सबको पता चली कि हमें ऑयल कैसे लगाना है। हमारे जो जॉइंट्स है उस पे हमें राउंड करके लगाना है। तो ये अब जब हम लगाएंगे तो और ज्यादा अपने साथ अटैच होकर और केयर कंसर्न होकर हम लगाएंगे। जहाँ पे हमारे लॉन्ग बोन्स है, हम उस पे इस तरह से अपने तिल के तेल जो बताया आपने, वो हम हर ऋतु में यूज कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से और किसी को कुछ पूछना है? एक बार और पूछ लेते हैं। किसी का हैंड रेज है? घुटनों पे भी तिल का तेल ही लगाऊं क्या? हेलो मैडम, घुटनों में भी तिल का तेल लगाऊं क्या? घुटनों में घुटनों में अगर दर्द है तो सरसों का तेल ज्यादा फायदा करता है। लेकिन लेकिन अच्छा, अगर आपके दर्द है ना तो फिर सरसों का तेल ज्यादा फायदा करता है। लेकिन काफी जनों को रहता है कि सरसों के तेल से एलर्जी हो जाती है या घमौरियां निकल आती है, तो आप तिल के तेल को गुनगुना करके लगाएं, या तिल के तेल पे लहसुन थोड़ा सा गर्म करके, अजवाइन को थोड़ा सा गर्म करके फिर उस तिल के तेल को लगाएं, या फिर सरसों का तेल लगा सकते हैं, तो फायदा करता है। थैंक यू, प्रोग्राम बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सुचिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सबके साथ शेयर की। तो आप सब भी आयोली हीलिंग्स वेबसाइट पे जरूर जाइएगा और आप इनका वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी आप अटेंड कर सकते हैं।
और आप इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, द जर्नी में शेयर कर दूंगी। और इनके साथ जुड़कर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं आयुर्वेद और योग के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सुचिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहेंगे और ये जर्नी हमारी चालू रहेगी। जरूर थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक thank यू you. सो मच। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सुचिता जी, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।